हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना बेटा। आज इलस्ट्रेशन 12 करेंगे हम लोग, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट इनटू कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में आपने कन्वर्ट करना है। देखो ये पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, बस इसको ध्यान से इतना ही करना है आपको कि जब इसमें आप चेंजेस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, उसी तरीके से जैसे सेल है, सेल में से आपने रिटर्न कर देनी, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सेल माइनस कर देनी, कोई एक्सपेंसेस है वो माइनस कर देने हैं, कोई इनकम है वो ऐड कर देनी है, और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको निकाल लेना है। इसमें जो बना के आपको दिया हुआ है 2 सालों का है, 13, 14, 14, 15 का ग्रॉस सेल दी हुई है आपको, रिटर्न एंड डिस्काउंट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल में आपको दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। देखो इसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं, कौन सी ऐड होगी कौन सी माइनस, उसी के बेसिस पे आपने करना है। जो नेक्स्ट पेज है उस पर भी देखो ध्यान से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वगैरह हैं जो आपके, वो भी क्लियर कट इसमें बता रखे हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें अदर इनकम्स हैं या टोटल इनकम है, वो सारी चीज़ें। अब देखो जब कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात आती है तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपने उसी तरीके से इसमें बनानी है कॉमन साइज स्टेटमेंट। देखिए वो कहते हैं ग्रॉस सेल जो है वो आपकी इतनी है, उसमें से रिटर्न एंड डिस्काउंट आपने माइनस कर दिया। उसी तरीके से 13, 14 परसेंटेज आपने कैसे निकालनी है, आपने जो सेल है उसको टोटल सेल को 100 मान के चलना है और उसी के बेसिस पर आपको इसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो वो कहता है रिटर्न जो है, जितनी आपकी सेल रिटर्न हो गई वो आपने माइनस कर दी, उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दी, ये प्रॉफिट बच गया। इस प्रॉफिट में से जितने भी आपके एक्सपेंसेस थे, चाहे वो सेलिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, वो माइनस कर दिए। इसमें आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बच गया। उसके अलावा कोई और इनकम है वो आप ऐड कर दीजिए, कोई और खर्चा है वो माइनस कर दीजिए और नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा। इसी तरीके से जो इलस्ट्रेशन 13 है आपकी वो है, उसके अंदर भी वो यही कहता है, प्रिपेयर अ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ईयर 31 मार्च 2015, रिवेन्यू है ऑफ द ऑपरेटिंग, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। वहाँ पर आपको ऊपर सारी चीज़ें अलग अलग दिखा रखी थी, कौन सी चीज़ माइनस होगी क्वेश्चन के अंदर ही, लेकिन इसमें आपको यहाँ नहीं दिखा रखी। इसमें आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि रिवेन्यू जो है वो आपकी सेल होती है, उसमें आपने अदर इनकम्स को क्या करना है, ऐड कर देना है। आपकी कोई अदर इनकम है, उसके बाद टोटल रेवेन्यू आ गया, उसमें से आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को माइनस कर देना है। फिर आपका कोई भी और आपके एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह है, या आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, वो माइनस कर देना। फिर जो आपका प्रॉफिट आ जाएगा उसमें से आपने टैक्स माइनस कर देना है, और फिर उसके बाद जो बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट बच जाएगा आफ्टर टैक्स। ठीक है, उसके बाद इलस्ट्रेशन 14 आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड है। देखिए बैलेंस शीट बिल्कुल एग्जैक्ट 13, 14, 14, 15 की दी हुई है, जिसमें आपने बैलेंस शीट को एक कॉमन साइज बैलेंस शीट और इंटरप्रेट करना है रिजल्ट्स को। वो कहता है इक्विटी और रिजर्व सरप्लस दे रखे हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, आपकी करंट लाइबिलिटीज़ वगैरह हैं, ट्रेड पेबल्स वगैरह हैं, असेट्स हैं। ठीक है, लैंड बिल्डिंग्स वगैरह असेट्स में करंट असेट्स वगैरह हैं, फिक्स्ड असेट्स वगैरह आपको दे रखी हैं। उसी तरीके से आपने इसमें यहाँ पर क्या करना है, जो इक्विटी और लाइबिलिटीज़ हैं उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस वगैरह टोटल, फिर उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वगैरह आपकी दी हुई हैं, उसके अंदर आपकी करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, तो टोटल आपने 100 कर देना और 100 के बेसिस पे ही आपने इसका परसेंटेज निकाल के चलना है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से 100 आपने क्या लेना है, असेट साइड का लेना है, और उसी के बेसिस पे आपका परसेंटेज। इस क्वेश्चन में सारा परसेंटेज बेस पे निकाला हुआ है। आप चाहें तो 2 कॉलम और बनाकर आप इनका वो भी कर सकते हैं, सिंपल करके, और फिर परसेंटेज बेस पर भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है अगर क्वेश्चन पर से। और इसके अलावा इन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन भी मांगी हुई है, तो आप इस तरह से इंटरप्रिएट भी कर देंगे कि जो आपकी करंट असेट्स हैं वो इतनी थी, ये हो गई, अब उनमें इतना बढ़ोतरी हुई, घटोतरी हुई, इतने परसेंट का इंक्रीज़ है, इतने परसेंट का डिक्रीज़ है, ये आपने बताना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उसके अलावा इलस्ट्रेशन 15 देखिए, उसमें भी आपको ये बैलेंस शीट दी हुई है, उसी बैलेंस शीट के बेस पर आपने करना है। जैसे देखो अब इस वाली बैलेंस शीट में आपको बना के दिया हुआ है 4 कॉलम में, जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि इस तरह से भी आप बना सकते हैं, तो आप इस तरीके से भी बनाकर चल सकते हैं। जैसे ये 4 कॉलम्स में बनाई हुई है, तो आप इस 4 कॉलम के हिसाब से भी अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो पिछला क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपका हो सकता है। तो ये था बेटा जो आपका ये चैप्टर है, ये चैप्टर ओवरऑल मेरे ख्याल से ये चैप्टर कंप्लीट है। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं, ना तो ये न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से है, ना ही थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से है। बस ये चैप्टर आपको एक बार करना है, जितना मैंने आपको ब्रीफ में करवाया है, मोटा मोटा करवाया है, उतना ही करना है। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में से क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। ठीक है,
जैसे आपका यहाँ पर अब जैसे इलस्ट्रेशन 16 में आपका सिंपल सा बोला है कि सेल है, सेल में से आपका स्टॉक दिया हुआ है और प्रॉफिट बिफोर दिए हुए हैं, तो आपने भी ऐसे ही करना है। जो आपकी सेल है, सेल को 100% ले लेना, जो स्टॉक है उसको भी आपने क्या लेना है, 100% लेना है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग कितना बड़ा है, 11, 12, 13, 14, जितने जितने परसेंटेज बढ़ता जा रहा है वो करना है। और बेस ईयर जो है, जैसे आप याद हो, आपको ट्रेंड एनालिसिस करते थे, आप बेस ईयर लेकर चलते थे कि ये बेस ईयर में 100 है तो उससे अगले में जितना बढ़ेगा उतने परसेंट हो जाएंगे, याद हो। तो वही चीज़ है, ये ट्रेंड स्टैट्स में करते थे आप लोग। इसी तरीके से इलस्ट्रेशन 17 में भी कुछ नहीं है आपका, 2009, 10, और 14, 15 का आपको डाटा दिया हुआ है। जो भी एब्सोल्यूट चेंजेस हैं वो आपने यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंजेस दिखाने हैं, फिर जो परसेंटेज में चेंजेस हैं वो परसेंटेज में दिखा देना। एवरेज एनालिसिस आप बता चुकी हूँ, एवरेज क्या होता है, सिंपल होता है, वेटेड होता है, दो तरह के एवरेज होते हैं जो आप क्वेश्चन स्टैट्स में बेसिकली करते हैं। एवरेज, मीन जिसको बोला जाता है, मीन एवरेज, वो है ये चीज़। रेशियो एनालिसिस आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे तब देखेंगे। उसके अलावा एक फ़ंड फ्लो होता है, एक कैश फ्लो होता है, कुछ इसके लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन में वही चीज़ है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हिस्टोरिकल नेचर की होती है, इसमें जितने भी एनालिसिस होते हैं, टूल एनालिसिस वगैरह, वो आपके ठीक नहीं होते, रिलायबल डाटा नहीं होता, आपका इंटरप्रिटेशन जो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। अकाउंटिंग मेथड्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, इंटरफर्म जो कंपैरिजन है वो भी आप नहीं कर पाते हैं, प्राइसेस में भी फ्लक्चुएशंस होते हैं, ये सारे इसके लिमिटेशंस हैं। तो आई थिंक सो कि ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा और आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से कर लें एक बार। मतलब कहने का मतलब है आप